हेलो एवरीबडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक बार सभी लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए, फिर हम जाके यहाँ पे जो वेल्डिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। अ वेरी गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा, छाया, सोनू। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो। इज इट ओके? इधर पे भी देख लेता हूँ मैं। हेलो अर्पित, अर्पिता, राहुल, केशव, राधे। एक बार आप में से कोई भी एक जन ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो, जिससे मैं अपनी क्लास को ऑल क्लियर। फाइन फाइन फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है ना, इसके पहले जो कल का जो लेक्चर था उसमें हम लोग रेजिस्टेंस बिल्डिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक आर्क में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक आर्क क्रिएट करवाएंगे। आर्क क्रिएट करने से क्या होगा कि उसका हाई टेम्परेचर होगा। उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो वर्क पीस के जो एजेस हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। और जब मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, पहले वाले वर्क पीस का जो मेटल है जो मेल्ट होगा वो सेकंड वाले में फ्यूज हो जाएगा, और सेकंड वाले का जो मेल्ट हुआ वो फर्स्ट में फ्यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमको एक कंप्लीट सर्फेस मिल जाएगी, हमको क्या बोलेंगे, वेल्डिंग मिल जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग में हमको इसमें वर्क पीस को तब तक गर्म करना पड़ता है जब तक कि वो वेल्डिंग टेम्परेचर पे ना आ जाए, इन द सेंस मोल्टन स्टेट तक ना आ जाए। ठीक है। वर्क पीस एज एज मेल्ट बिकॉज ऑफ हाई वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ आर्क। जो वर्क पीस के जो एजेस, एज मतलब होता है किनारे, वो क्यों मेल्ट होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ आर्क। टेम्परेचर का जो आर्क होता है अराउंड 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग वी रिक्वायर फॉलोइंग एसेसरीज। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए हमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो पहली बात हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है वेल्डिंग मशीन की। वेल्डिंग मशीन कुछ और नहीं है, एक सप्लाई है। क्या है? सप्लाई। अगर हम वेल्डिंग को एसी के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमको वहां पे ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम वहां पे वेल्डिंग मशीन को डीसी के साथ ऑपरेट करते हैं, फिर डीसी डीसी सप्लाई रखते हैं, तो वहां पे हमको मोटर जनरेटर का सेट यूज करना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एसी के साथ करते हैं तो हमको वहां पे ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम उसको जब डीसी के साथ परफॉर्म करते हैं तो हमको मोटर और जनरेटर दोनों कपल्ड चाहिए होते हैं। मोटर जनरेटर का सेट चाहिए रहता है। पहली चीज तो आपको रिक्वायर्ड है सप्लाई। सप्लाई हो गई, मतलब इसको हम वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। दूसरा, हमको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड होल्डर। हमको इलेक्ट्रोड जो, जिससे हम क्या करेंगे, वर्कपीस को कांटेक्ट बनाएंगे, तभी तो हमारी आर्क क्रिएट होगी। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी चाहिए और इलेक्ट्रोड होल्डर भी चाहिए जो इलेक्ट्रोड को होल्ड कर सके, क्योंकि हम हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं इलेक्ट्रोड को, होल्डर होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड होल्डर की भी रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड जो चीज है वो है ग्लव्स। ग्लव्स इन द सेंस कि ये भी हमारा एक्सेसरीज में काउंट होता है। जैसे कि आप जब कभी वेल्डिंग करते हो तो आप हाथ में ग्लव्स पहनते हो, तो कभी उससे क्या होता है, आर्क निकलता है, कभी कभी हाथ में टच ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहां पे ग्लव्स पहनने पड़ते हैं हाथ में। तो ये भी वेल्डिंग की एक्सेसरीज में काउंट होता है। जो हैंड स्क्रीन है, क्या होता है जब वेल्डिंग करते हो तो उससे कुछ आपके पास वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। अगर वो आपकी आंखों में आती हैं तो उससे क्या होगा, आपके आंखों की लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम एक यहाँ पे हैंड स्क्रीन यूज करते हैं। देखा होगा आपने, ब्लैक कलर की सरफेस रहती है। उससे क्या होगा कि आपको आंखों तक वो लेजर लाइट नहीं पहुंच पाती है। बहुत से लोग आजकल गॉगल यूज कर लेते हैं। जैसा भी आपको करना हो वो कर सकते हो, बस कहने का मतलब ये है कि आपको ग्लव्स और हैंड स्क्रीन दोनों का यूज करना पड़ता है। एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो एसेसरीज में होगा, उसको हम बोलते हैं मेटल टेबल। मेटल मतलब क्या, जहां पे वर्क पीस आपका रखा रहता है। हम मेटल टेबल को सप्लाई दे देते हैं, तो क्या हो गया, हमारे पास मेटल टेबल हो गया हमको जो देना है। ठीक है। मतलब हमारी जो एसेसरीज हो गई, ग्लव्स हो गए, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड होल्डर हो गए, वेल्डिंग मशीन हो गई, ये सब हमारे क्या हो गए, वेल्डिंग के एसेसरीज हो गए। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हमारा जो केबल होता है, केबल इन द सेंस क्या, जो वेल्डिंग मशीन से लेके जो ये मेटल टेबल तक जो केबल कनेक्ट होगी, क्या वो हमारी एसेसरीज में काउंट होगी? अगर कभी ऐसा पूछ लिया गया, हेलो सोनू, हेलो सोनल, अगर कभी ऐसा पूछ लिया गया कि जो केबल हमारी होती है, तो क्या केबल हमारी कभी भी एसेसरीज में काउंट होगी? तो केबल हमारी एसेसरीज में काउंट नहीं होती, ये क्वेश्चन बच चुका है ना। आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा कि क्या केबल आपका एसेसरीज है, तो बोलोगे नहीं है। ऐसा दिया रहेगा, विच पार्ट ऑफ द वेल्डिंग इज नॉट अ एसेसरीज, तो आप वहां पे केबल को काउंट नहीं करोगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पहले बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा भी है। ओके।
अब यहाँ पे देखना एक स्टैंडर्ड है, BSS स्टैंडर्ड है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, जिसके उसका कोड नंबर क्या है 638, BSS 638। उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं ना, तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए वो 100 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये बोला कि जब आर्क क्रिएट होता है तो आर्क का ही वोल्टेज कितना होता है, 20 से 40 वोल्ट होता है। तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो आपका इलेक्ट्रोड में भी होगा, कुछ वर्कपीस में भी होगा, तो कुल मिला के आपको कितना वोल्टेज चाहिए यहाँ पे, 100 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आपको यहाँ पे चाहिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज। करंट कितनी रिक्वायर्ड रहती है, जैसे मान लो आपकी थिकनेस कम है, ठीक है ना, तो आपको कम करंट पास करनी पड़ेगी। लेकिन अगर थिकनेस ज्यादा ज्यादा वेल्डिंग करनी है, ज्यादा थिक चीज की वेल्ड करना, तो आपको वहां पे ज्यादा करंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसके टाइप पे आते हैं। एक बार मैं इसके टाइप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो पहला जो हमारा टाइप है, एक बार आपको पहले मैं टाइप्स के जो मैंने टेबल बताया था ना, उस टेबल पे लेके चलता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर होंगी। ये देखो, ये देखो, इतनी मेरे पास यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के टाइप है। कौन कौन से, कार्बन आर्क, मेटल आर्क, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के दो टाइप बनते हैं, MIG TIG, फिर सबमर्ज और एटॉमिक हाइड्रोजन। इतने टाइप की आपके पास यहाँ पे वेल्डिंग बनती है। तो चलो इनको वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं किसमें, कार्बन आर्क वेल्डिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सी, कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, देखो हम क्या करने, बहुत आराम से समझना। हमारे पास एक वर्क पीस 1 हो गया, हाँ सर, ये मेरे पास वर्क पीस 2 हो गया। इन दोनों को हमने कौन सप्लाई दे दी, पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, और उस इलेक्ट्रोड होल्डर में यहाँ पे मेरे पास क्या कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। इसको हमने निगेटिव सप्लाई दिया। और जब प्लस और माइनस को कांटेक्ट बनाओगे तो स्पार्क तो होती है ना, आर्क क्रिएट होती है। अगर आपको कभी देखना तो एक काम करना, जो फैन पे जो कंडेंसर लगे हैं उसके प्लस और माइनस टर्न होते हैं, अगर दोनों को आप कांटेक्ट बनाओगे प्लस माइनस को, तो एक स्पार्किंग से देखने को मिलेगी आपको। लेकिन ये चीज जो मैंने बोला आपको, वो तब करना वो जब फुली चार्ज ना हो, एक पहली बात ये, और जो कैपेसिटर छोटी रेटिंग का हो। क्योंकि अगर वो कैपेसिटर हैवी रेटिंग का है और आपने उसको शॉर्ट कर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। छोटी रेटिंग में चलेगा, लेकिन बड़ी रेटिंग में ऐसा मत करना। कभी भी कंडेंसर के दोनों टर्न को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटर कभी भी आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी चार्ज कैपेसिटर। ओके चलो, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बन आर्क लैंप पे हमने दो यहाँ पे वर्क पीस रख लिया, एक इलेक्ट्रोड रख लिया, प्लस माइनस का कांटेक्ट बनाया, तो यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगी। अब ये जो आर्क होगी ना, वो इसको इसको मेल्ट करेगी, किनारे किनारे मेल्ट करेगी। ठीक है, अब ये मेल्ट करेगी तो मुझे ये दोनों मतलब जुड़ तो जाएंगे, लेकिन अगर जब जुड़ेंगे ना, ऐड होंगे, जब वेल्डिंग होगी तो इस टाइप की वेल्डिंग देखना मैं बताता हूँ। इस अगर आप इनको वेल्ड करोगे ना, तो आपको वेल्डिंग इस टाइप की मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताता हूँ तो ज्यादा आपको बेटर लगेगा। अगर आप इन दोनों वर्क पीस को अगर जोड़ोगे ना, तो वेल्डिंग करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। देखना आप सभी लोग, अगर आप वेल्डिंग कर दियो मान लो इसको, तो वेल्डिंग करने के बाद ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से रखो, तो आपने पहले क्या किया था, आपने वेल्डिंग करने के पहले वेल्डिंग आपने ऐसी करी थी, इस टाइप की वेल्डिंग करी थी ये ऐसा। अच्छा, कुछ लोग बोलते सर यहाँ पे जो वी कर्व बनाते क्यों बनाते हैं, वी कर्व क्यों बनाते हैं, है ना। तो एक बात समझना बेटा, एक बात, जो यहाँ पे हमने ऐसा शेप दिया ना इसका वेल्डिंग करने के पहले, है ना, हमने ऐसा शेप क्यों दिया था, ऐसे इसलिए दिया था क्योंकि अगर हमको वेल्डिंग करनी है तो ये वाला जब फ्यूज होगा तो यहीं पे रह जाए, यहीं पे भरा जाए। अगर यहाँ पे बीच में होल हो गया तो पूरा नीचे बह जाएगा, और होगा क्या लास्ट में, होगा लास्ट में ये कि ये मेटल टेबल चिपक जाएगा। आप वेल्डिंग किसका करने वाले थे, वर्क पीस का करने वाले थे, हो क्या जाएगा, आपका वर्क पीस वेल्ड हो जाएगा किससे, मेटल टेबल से। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो शेप देते हैं, यहाँ पे जो हमने शेप दिया वो वी शेप का दिया। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये मेल्ट होगा वो नीचे नहीं जाएगा, और जब नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो मेटल टेबल से कांटेक्ट नहीं बनाएगा। लेकिन दिक्कत इसमें क्या हो जाएगी, जब इसको आप वेल्ड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बस ये कुछ जगह यहाँ पे खाली रहेगी। अब इसको आपको भरना है, जो यहाँ पे जगह खाली इसको भरना है। अब इसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फिल करने के लिए आपको एक अलग से मटेरियल लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं फिलर। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर देख सकते हैं, फिलर मटेरियल लगा दिया है। ये हमारा फिलर हो गया, जो कि उस जो यहाँ पे जगह खाली होगी उसको फिल करने के काम आता है। तो ये जो वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, वो आपकी गैस वेल्डिंग के सिमिलर है ना। कोई पूछता है कि जो कार्बन आर्क वेल्डिंग वो किसके सिमिलर, तो क्या बोलोगे, इट इज सिमिलर समथिंग हाउ टू समथिंग टू गैस वेल्डिंग। कैसे, गैस वेल्डिंग में भी हम क्या करते थे, वर्क पीस होते थे, हमारे पास यहाँ पे होल्डर होता था, यहाँ पे हमारे पास ये नोजल, एक्चुअली में नोजल, नोजल में दो पाइप रहती थी, जो कि एक ऑक्सीजन के सिलेंडर से और एक एसिटिलीन सिलेंडर से कॉन्टेक्ट रहती थी। यहाँ पे हम रेगुलेटर लगाते थे ऐसा, जिससे हम यहाँ पे कार्बन और एसिटिलीन दोनों का परसेंटेज चेंज करते थे।
फिर जब यहाँ से फ्लेम आती थी, जो आग आती थी, इसको हम यहाँ पे लाते थे, इससे ये आपका मेल्ट होता था, और मेल्ट होते से आप यहाँ पे फिलर भी लगा देते थे, तो फिलर भी मेल्ट होता था, यहाँ पे भर जाता था। तो ऐसी आपकी यहाँ पे बिल्डिंग होती थी, गैस बिल्डिंग। तो गैस बिल्डिंग में यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए गैस बिल्डिंग क्या होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पे हम सिलेंडर यूज करते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन सिलेंडर हो गया, आर्गन का सिलेंडर हो गया, इनके कुछ कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं? मान लो कोई पूछे कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो किस कलर का होता है, क्या बोलोगे? वो आपका ब्लैक कलर का होता है। जो एसिटिलीन गैस होती है वो कौन से कलर के सिलेंडर में होती है? वो मरून कलर में होती है। कोई पूछे आर्गन गैस कौन से कलर के सिलेंडर में होता है, क्या बोलोगे? ग्रीन कलर के सिलेंडर में होता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एसएससी जेई में तो नहीं बनेगा, लेकिन व्यापम से भी इंजीनियर बन सकता है। आपका जो आगे आने वाले पेपर जैसे कि आपका आरआरबी हो गया पेपर, है ना, तो इनमें आपके क्वेश्चन बनते हैं। गुड मॉर्निंग पवन। सोनल बोली डीसी मोटर जनरेटर सेट वेल्डिंग मशीन है या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं, ड्रॉपिंग क्रस्टी बनता है। बिल्कुल वही चीज बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सोनल, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, जब हम लोग मशीन में आएंगे तो और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप उतना डिटेल में मत जाओ कि कौन सा मोटर लगाएंगे, कौन सा जनरेटर लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो इतना तो क्लियर हो गया आपके पास। ठीक, ये तीन सिलेंडर के कलर आपको याद रखने हैं। इन दिस वेल्डिंग वी आर यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। इस टाइप के, जैसे का नाम है ना कार्बन आर्क लैंप, इसमें हम इसका जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इस वजह से हम यहाँ पे कार्बन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो देखो कार्बन क्या है, कंज्यूमेबल है क्या? क्या कार्बन यहाँ पे मेल्ट होकर यहाँ पे फिल हो जाएगा? नहीं यार, कार्बन सिर्फ यहाँ पे आर्क क्रिएट करने का काम आएगा। फिल क्या होगा यहाँ पे? फिलर मटेरियल। तो आप मुझे बताओ कि जो यहाँ पे कार्बन है, जो इलेक्ट्रोड है, क्या वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है? नहीं, दिस इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। दिस इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे लिखा है प्रोसेस के बारे में। द आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड एंड द फिलर इज फिल्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ आर्क बिटवीन द वर्कपीसेस। वर्कपीस को पॉजिटिव सप्लाई दोगे, इलेक्ट्रोड को आप निगेटिव सप्लाई दोगे। इसी को हम बोलते हैं कि आपका स्ट्रेट पोलैरिटी। अगर उल्टा करते हैं कि हम वर्कपीस को निगेटिव दे दे, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव सप्लाई दे दे, उसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। तो हमको यहाँ पे क्या देना है? पॉजिटिव पोलैरिटी पे काम करना है। अ कार्बन आर्क वेल्डिंग इज वेरी स्टेबल एंड इजी टू कंट्रोल। इसको बहुत स्टेबल हो, बहुत आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? इलेक्ट्रोड को ऊपर कर लो, आपकी वेल्डिंग बंद, इलेक्ट्रोड को पास कर दो, वेल्डिंग शुरू। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी बहुत स्टेबल और इजी टू कंट्रोल, इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर बताया कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उस मतलब जो आपका वर्क पीस होता है उसका टेम्परेचर समथिंग इतना कुछ होगा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका टेम्परेचर समथिंग इतना कुछ होता है। फिलर जो मटेरियल होते हैं ना, उनका जो डायमीटर कितना होता है? अराउंड 25 mm इन डायमीटर होता है। इन जनरल कितना डायमीटर होगा जो फिलर मटेरियल है? 25 mm। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको आर्क को ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो मैंने बताया था आपको, आप ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हो, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो फिलर है उसमें क्या कर देंगे? कोटिंग कर देंगे, जिससे हमारा वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हमारा जो सेकेंड टाइप आता है वेल्डिंग का, दैट इज मेटल आर्क वेल्डिंग। जो हमारा सेकेंड टाइप आता है वेल्डिंग का, दैट इज मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके पहले का आप लोग कंफर्म कर दो, क्या सारी चीजें यहां तक क्लियर है? यहां तक एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, क्या यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? जो मैंने आपको अभी वेल्डिंग के बारे में बताया, आर्क वेल्डिंग बताया, कार्बन आर्क वेल्डिंग बताया, इसमें से जो इनमें जो आर्क वेल्डिंग है, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनता है? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा जरूर फोकस में रखना है यार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। और हर केस में यही याद रखना कि इलेक्ट्रोड क्या है, कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल है, बस इतना याद रख लो। देखो अब आप बात करते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग में हमने क्या सोचा कि जो कार्बन आर्क वेल्डिंग थी उसमें वर्क पीस थे, बिल्कुल सही बात थी, उसमें इलेक्ट्रोड था, बहुत अच्छी बात थी, उसमें एक फिलर मटेरियल भी था। लेकिन अब ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास भगवान ने दो ही हाथ दिए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, दो हाथ दिए भगवान ने, तो एक हाथ से हम तो हैंड स्क्रीन पकड़ेंगे, हाँ, जिससे हमारे पास यूवी रेडिएशन आए, और एक हाथ से हम इसको करेंगे। तो फिर हम फिलर कहाँ से पकड़ेंगे? दिक्कत ये है, हम फिलर कहाँ से पकड़े? एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या निकाला? कि जो ये इलेक्ट्रोड था ना, ये जो इलेक्ट्रोड है, उसको मैंने कार्बन का ना बना के मेटल का बना दिया। किसका बना दिया? मेटल का। अब यहाँ पे वर्क पीस को पॉजिटिव सप्लाई, इसको मैंने माइनस सप्लाई। कांटेक्ट बनाएंगे जैसे ही, तो आर्क क्रिएट होगी, और वो उस आर्क से वर्क पीस के एजेस का मतलब मेल्ट होंगे, ये भी धीरे धीरे मेल्ट होंगे। और साथ ही साथ जो ये इलेक्ट्रोड है,
वो भी मेटल का है, वो भी उसी आग से मेल्ट होके यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगा कुछ टाइम बाद क्या होगा कि क्या जो ये इलेक्ट्रोड है पूरा पूरा उतना ही रहेगा, नहीं, हाफ हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो फिल तो हो चुका है ना यहाँ पे। तो इन दैट केस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी योर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे होगा वो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। करंट की रेटिंग इतनी कुछ होगी, है ना। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। ऑक्सीडेशन को मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऑक्सीडेशन आप ऐसा समझ लो जैसे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा ऑक्सीडेशन मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल ये समझ लो कि जैसे मान लो आपने जब कभी आप बाथरूम में नहाने जाते हो, है ना, तो एक काम करना, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, जग से आप जग से एक जग पानी लेना और थोड़ा सा मान लो बाल्टी यहाँ पे है तो थोड़ा ऊपर से आप पानी फेंक डाल, क्या करोगे आप यहाँ पे ऊपर से पानी डालोगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बाल्टी आपकी भरी हुई है, ठीक है, एक जग पानी लेना और उसमें आप ऊपर से पानी डालना। जब ऊपर से पानी डालो क्या देखोगे आप कि जो देखो यहाँ पे बाल्टी है, ये नीचे बाल्टी है, ये ऊपर आप पानी डाल रहे हो, बीच में यहाँ पे क्या एयर, बीच में यहाँ पे क्या एयर, जब पानी आएगा तो क्या करेगा, इसके बीच में जो एयर है उसको नीचे ले जाएगा। जब वो नीचे जाएगा तो वहां से क्या निकलेंगे, बबल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, बबल निकलेंगे। क्यों बबल निकलेंगे, क्योंकि बबल कहां चले गए, वाटर के अंदर, तो वाटर से बाहर निकलेंगे तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉप देखने को मिलते हैं आपको, छोटे छोटे ड्रॉप देखने को मिलते हैं जो जो कि पानी के बाहर आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि बीच में क्या था, एयर था। अब आप इसको थोड़ा यहां से रिलेट करो, हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं। देखो जैसे मान लो ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है, ये मेरा पास मान लीजिए यहाँ पे वर्क पीस है। हालांकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ बट तब भी कुछ चीजें आपके लिए जो जरूरी है तो बता सकता हूँ मैं। ठीक है, ये वर्क पीस है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास इलेक्ट्रोड होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका आर्क क्रिएट करेगा, ये आपके पास यहाँ पे ये आर्क क्रिएट करेगा ऐसा, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आर्क क्रिएट करेगा ऐसा कुछ, कॉन्टेंट बनेगा तो आर्क क्रिएट तो करेगा, बिल्कुल क्रिएट करेगा। ये आपकी आर्क यहाँ पे क्रिएट हो गई है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे इनके बीच में जैसे ये आपका मेल्ट होगा कि नहीं होगा, तो मेल्ट होकर नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा ऐसे। आप ये समझो कि ये पानी की बल्टी है, पानी की बल्टी क्यों है, क्योंकि ये भी तो मेल्ट होगा, ये भी मेल्ट होगा, तो ऑलमोस्ट ये मेल्ट हो चुका है, ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो रहा है ना, ये मेल्ट हो रहा है, मतलब जैसे पानी की बल्टी है ये, ठीक है। और यहां से आप एक जग पानी डाल रहे हो क्योंकि ये ड्रॉप है ना, ये क्या है, ये मेल्ट होकर नीचे गिर रहा है ये। और इनके बीच में यहाँ पे क्या एयर है, तो वो एयर भी यहाँ पे जैसे मान लो बीच में यहाँ पे जो एयर थी, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर रही होगी, ये एयर रही होगी, रेड कलर सिखा दिया मैंने, तो वो एयर भी नीचे आ जाएगी यहाँ तक, ये एयर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी एयर आ गई नीचे, यहाँ पे भी एयर आ गई नीचे। अब जैसे ये एयर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो ये इतना इतना ये क्या है, एक मतलब क्या मेटल है, एयर निकलने के पहले पहले सूख गया, एयर निकलने के पहले पहले पूरा सूख गया, अंदर भरा है गया यहाँ पे बबल, छोटे 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 बबल है, और यहाँ से ऐसा लगा कि वेल्डिंग तो बहुत अच्छी हुई है। आपको ऐसा पहले वेल्डिंग बहुत अच्छी है कि वेल्डिंग कमजोर है, क्यों कमजोर है, यहाँ पे जहां पे ये एयर भरा हुआ है यहाँ पे सॉलिड फिल होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से आप आपके पास यहाँ पे क्या हो गया है, वेल्डिंग डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कार्बन इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है ना, कार्बन इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल कहां से हो गया यार, कार्बन आर्क लैंप में कार्बन कंज्यूमेबल नहीं था, नॉन कंज्यूमेबल था सोनू, ठीक है ना। मेटल आर्क में आपका जो यहाँ पे मेटल है वो आपका कार्बन का नहीं बना, वो मेटल का बना है, इस वजह से वो आपका कंज्यूमेबल होगा। कार्बन आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड आपका नॉन कंज्यूमेबल था। क्या हो गया इसको, अरे यार ये स्लाइड बंद हो गई, मैं एक बार दोबारा चालू करता हूँ, बंद क्यों हो गई है, अच्छा मैंने ही बंद कर दिया था, हो जाती गलती, क्षमा प्रार्थी मैं आपको। कहाँ तक देख लिए थे अपन, समझ में आ गया अपन तो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे ना, मेटल आर्क वेल्डिंग में हम लोग थे।
अरे यार, अरे यार, हाँ ठीक है, सारी चीज ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। चलो, तो इतनी बात तो आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या किया था मैंने, जो ऑक्सीडेशन बताया कि जो वो वहां पे बबल क्रिएट हो रहे हैं, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जब ऑक्साइड की हम यहाँ पे कोटिंग कर दी ना, हमने यहाँ पे ऑक्साइड हम जब कोटिंग कर देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं वो ऑक्साइड ऐसा, और बाहर से कोई भी एयर नहीं आने देते। लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत थोड़ा कॉस्टली मेथड है। क्यों? क्योंकि आप ये बोलो कि देखो, आप ये सोचो कि मान लो एक ये सिंपल आपका क्या है, मटेरियल है, मतलब आपका मेटल है। अब इसके ऊपर आपको ऑक्साइड की कोटिंग लगानी पड़ रही है, मतलब जैसे अगरबत्ती होती है ना आपकी घर में, उस टाइप की आपको कोटिंग करनी है। तो हो सकता है ना कभी कि आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, मान लो पूरी अगरबत्ती थी, पूरा समझना आप लोग, ये आपकी पूरी पूरी जो अंदर वाला मेटल है वो मेटल है, उसके ऊपर आपने यहाँ पे कोटिंग कर दी पूरी। अब कोटिंग कर भी दी तो आपने, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद मान लो, अगर आपने देखा होगा अगरबत्ती वगैरह में कि कुछ जो हिस्से रहते हैं यहाँ पे, वो आपका जलते ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो कोटिंग रहती है वो गिर चुकी है, निकल चुकी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की वजह से यहाँ पे भी आपकी कोटिंग निकल चुकी है। तो ये दिक्कत रहती है ना। अगर हम कोटिंग कर भी ली, पहली बात तो कोटिंग करना थोड़ा सा कॉस्टली है ना, कोटिंग करना कॉस्टली है, उसका ट्रांसपोर्ट करना और कॉस्टली, क्योंकि अगर ये ऑक्साइड गिर गया कहीं पे, निकल गया, तो वो भी हमको टेक केयर करना पड़ेगा। तो इसमें दिक्कत ये थी कि हमारा जो कोटिंग ने ज्यादा सक्सेस नहीं जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमने एक काम और किया, तो इससे बचने के लिए हमने एक नई बिल्डिंग निकाली, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस बिल्डिंग। हमने ऑक्साइड मटेरियल हटा दिया। मुझे पता है कि देखो, मुझे करना है कि एयर को आर्क से दूर रखना है, तो मैं एक काम करता हूं, जहां पे वेल्डिंग होने वाली उसके आसपास का जो माहौल है, मैं इनर्ट गैस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? अक्रिय गैस। मतलब वहां पे कोई भी क्रिया नहीं हो पाएगी। जब कोई भी क्रिया नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, जहां पे मैं वेल्डिंग करूंगा ना, जहां पे मैं वेल्डिंग करने वाला था, वहां पे मैं पहले से इनर्ट गैस भर दूंगा। और इनर्ट गैस कौन सी? मैं आर्गन, क्योंकि आर्गन थोड़ा सस्ती गैस है, तो मैं आर्गन वहां पे माहौल बना के वहां पे मैं वेल्डिंग करूंगा, जिससे मेरा ऑक्सीजन वहां पे नहीं होगा। तो सेम ये चीज मैंने बोला, इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इनर्ट गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट आर्क फ्रॉम ऑक्सीडेशन। इसके पहले, इनर्ट गैस के पहले मैंने दो टाइप की वेल्डिंग बताई थी। कौन सी? कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग। तो बस उन्हीं से आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग था। कार्बन आर्क वेल्डिंग में आपका जो देखो टीआईजी जो वेल्डिंग है, टीआईजी जो वेल्डिंग यहाँ पे है ना, ये पूरा का पूरा कार्बन आर्क वेल्डिंग जैसा ही है। ये पूरी की पूरी वेल्डिंग आपकी कार्बन आर्क वेल्डिंग की जैसे है। डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो इलेक्ट्रोड था वो कार्बन का था, लेकिन यहाँ पे टंगस्टन का है। पहला डिफरेंस। दूसरी बात, वहां पे जो इलेक्ट्रोड थे वो कोटेड इलेक्ट्रोड थे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कोटेड नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं। बस आपका ये डिफरेंस देखना क्या क्या किया मैंने। ये वर्क पीस 1 हो गया, वर्क पीस 2 हो गया। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड हो गया, जिसमें क्या होगा, एक सिलेंडर से कनेक्ट होगा। ये ग्रीन कलर का सिलेंडर मतलब ये आर्गन का सिलेंडर है। तो आर्गन के सिलेंडर से मैंने कॉन्टेक्ट बना दिया, और यहाँ पे मैंने इसको निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड को। जब प्लस माइनस का कॉन्टेक्ट बना तो आर्क क्रिएट होगी, उस आर्क से आपकी वर्क पीस मेल्ट होंगे। वर्क पीस मेल्ट होते थे आप क्या करोगे, यहाँ पे इनर्ट गैस आपका ऑलरेडी चल रहा है, तो आपकी कोई जो एयर वगैरह यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। जब होगा नहीं तो क्या करोगे, उसी केस में आपका जो फिलर यहाँ पे रखा वो भी मेल्ट होगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा, और आपकी बढ़िया बिल्डिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस केस में क्वेश्चन बनता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड किसका बना है? टंगस्टन का बना है। तो क्या वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है? टीआईजी वेल्डिंग में क्या वो कंज्यूमेबल है? नहीं, क्योंकि आपने अलग से फिलर लगाया है। आपने अलग से फिलर लगाया है ना, तो वो फिल होगा। इलेक्ट्रोड क्यों फिल होगा? तो यहाँ पे जो आपका टीआईजी वेल्डिंग में जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, दैट विल बी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। एमआईजी वेल्डिंग जो आपने मेटल गैस वेल्डिंग पढ़ी थी, मेटल आर्क वेल्डिंग पढ़ी थी, सिमिलर वैसे ही है। इसमें हमने क्या किया, ये हमारे वर्क पीस हो गए, इलेक्ट्रोड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आर्क क्रिएट होगी, आर्क से ये दोनों मेल्ट होंगे, और मेल्ट होने के साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है जो कि मेटल का बना है, वो भी आपका यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे इनर्ट गैस का एनवायरमेंट बना देंगे। तो यहाँ पे बनता है कि जो मेटल इनर्ट जो है आपका एमआईजी वेल्डिंग है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होगा, कंज्यूमेबल होगा, और इसमें आपका क्या होगा, वो नॉन कंज्यूमेबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब मर्ज आर्क वेल्डिंग। देखो अभी तक जो मैंने बताया ना, वो थोड़ा सा क्या है, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। हमको एक ऐसी वेल्डिंग चाहिए जो ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर रही है, बहुत अच्छे से वेल्डिंग कर रही हो। देखो मैं आपको ये बता दूं, एक चीज मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि देखो आपने इसके पहले जो वेल्डिंग पढ़ी ना, कौन कौन सी, कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग, आपने दो वेल्डिंग पढ़ चुका ना, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग। फिर उसके बाद आपने इनर्ट गैस वेल्डिंग भी पढ़ ली। मतलब टोटल आपने यहाँ पे 3 टाइप की वेल्डिंग पढ़ी, 3 या 4 टाइप की वेल्डिंग पढ़ी।
इनमें स्टार्टिंग की जो दो वेल्डिंग थी, कार्बन और मेटल आर्क वेल्डिंग, उनमें से आपको लग रहा है सर बहुत दिक्कत है यार, उसमें हमको कोटिंग लगानी पड़ रही है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, वो कोटिंग महंगी नहीं है, जो वो ऑक्साइड मटेरियल वो महंगा नहीं है, महंगा क्या है, कोटिंग करना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वो वहां पे जो आपका कोटिंग है ना, वो जो ऑक्साइड मटेरियल है वो महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। महंगा क्या है, उसको हमको मेटल के ऊपर जो कोटिंग करते हैं वो प्रोसेस थोड़ा हमारी कॉस्टली है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा देखो इसके पहले जो हमने किया आर्गन, मतलब जो आपका ये इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें भी दिक्कत ये है कि भाई वेल्डिंग को करनी थोड़ी सी है, लेकिन इतनी सारी इनर्ट गैस हमको यहाँ पे वेस्ट करनी पड़ रही है, तो ये एक तरीके से इनर्ट गैस का वेस्टेज भी हो गया। तो इन सब से बचने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझना प्रॉपर्ली, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखना आप सभी लोग प्रॉपर्ली, इसमें आप सभी लोग देखना मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे करने वाले से मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, बहुत अच्छी बात है। इनके बीच मान लो यहाँ पे वेल्ड करना है, इनके मुझे बीच में वेल्ड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारा एक बोरी जिसमें मेरा ऑक्साइड मटेरियल भरा है, उसमें हाथ से उठाया, पूरा फिल कर दिया, भर दिया मैंने यहाँ पे, क्या देखो ये लोग देखो पूरा भर दिया, ऑक्साइड मटेरियल यहाँ पे भर दिया मैंने। कहां से भरा, ऐसे मैं हाथ से नहीं भरूंगा, एक्चुअली तो एग्जांपल लिया मैंने भरने के लिए। मैं यहाँ पे करता हूँ एक ट्यूब यूज करता हूँ, इसको बोलता हूँ फ्लक्स फीड ट्यूब। मतलब देखो जो ऑक्साइड मटेरियल है ना, उसको मैं फ्लक्स भी बोलता हूँ, है ना। तो उस फ्लक्स को मैंने यहाँ पे भर लिया, और जो फ्लक्स के यहाँ पे फीड करता जाएगा, भरता जाएगा, जहां जगह पे जगह खाली होगी, ठीक है। फिर उनके बीच में क्या करूंगा, जो मेरा निगेटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड को मैं उसके अंदर से डिप कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड को मैं उसके नीचे डिप कर दूंगा। तो होगा क्या, जब डिप कर दूंगा तो क्या होगा, अंदर अंदर एक आर्क क्रिएट होगी। अंदर अंदर जब आर्क क्रिएट होगी, वो आर्क मुझे दिख ही नहीं, देखिए दिख रही, ऊपर से क्या फ्लक्स भरा हुआ है, ऊपर से पूरा फ्लक्स भरा हुआ है, तो मुझे आर्क दिखाई नहीं दे रही है। तो वो आर्क ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा ही कैसे, नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन आपको वहां पे होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी बल्ब मिलने वाले हैं। अभी देखो जब आप ऐसा करोगे ना, तो ऐसा बहुत सारा जो फ्लक्स होगा ना बच जाएगा, पूरा पूरा फ्लक्स यूज नहीं होगा। तो बच्चों के फ्लक्स को आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्लक्स रिकवरी ट्यूब के थ्रू आप इसको कलेक्ट कर लोगे। तो ये हमारी होती है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसको पढ़ लो आप, इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस एन आर्क बिटवीन बेयर मेटल, मतलब आप कोटेड मेटल नहीं, यहाँ पे बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड वेल्ड पूल। वेल्ड पूल मतलब जो नीचे एक पूल क्रिएट हो जाएगा, स्विमिंग पूल क्रिएट होगा इनके बीच का। द आर्क एंड मोल्टन मेटल आर सील्डेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स ऑन वर्कपीस। मतलब जो आर्क है और जो मोल्टन मेटल है, उनको हमने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, किसके थ्रू, जो ग्रेनुलर फ्लक्स है, मतलब जो ऑक्साइड मटेरियल है उसके थ्रू हमने क्या कर दिया, आपका एक सील्ड प्रोवाइड कर दिया। इट इज हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी बट वेल्ड। अगर आपको बट वेल्ड प्रोवाइड करना है और हाई क्वालिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज करते हो। सिंस आर्क इज नॉट विजिबल हियर, हेंस नेम्ड एज सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। देखो आर्क आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज। दिस इज अ क्लोज्ड आर्क वेल्डिंग, इसको लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फ्लक्स इज मेड ऑफ सिलिका एंड मेटल ऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड कंपाउंड। रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना है, रिक्वायर्ड करंट कितना है, सब मैंने आपको बता दिया। इसका एडवांटेज क्या, ऑटोमेटेड है, हाई इफिशिएंसी है, हाई क्वालिटी बिल्ड है, नॉट मच स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड वायर, नो स्पेशल एच प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। फिर आते हैं हम यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये इस टाइप की वेल्डिंग है, जैसे मान लो हम लोग कभी कभी ऐसे देखते हैं कि हमको कुछ जगह ऐसी वेल्डिंग करनी है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वेल्ड करने के लिए, बहुत ज्यादा वेल्डिंग टेम्परेचर चाहिए हमको वहां पे वेल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का यूज करते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, डायटोमिक हाइड्रोजन को पास करेंगे आर्क के थ्रू, डायटोमिक हाइड्रोजन को पास करेंगे आर्क के थ्रू। तो जब वो H प्लस H माइनस में H प्लस में लिबरेट होगा, तो बहुत ज्यादा हीट डिलीवर करेगा। और जब अगेन वो H2 बनेगा, तो फिर से क्या करेगा, और ज्यादा हीट डिलीवर करेगा। उससे क्या होगा कि हम बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले वर्क पीस को भी मेल्ट कर सकते हैं, और वेल्ट हम यहाँ पे पा सकते हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग मतलब एक तरीके से थोड़ा मतलब ज्यादा सेफ वेल्डिंग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तरीके से एटॉमिक का यूज कर रहे हैं, है ना, और जो कि थोड़ा सेफ नहीं होता, तो ये सिटी के बहुत दूर होता है। इसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट अपने पास रखती है, सभी को प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। आप वेल्डिंग देख सकते हो, क्या करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव में कॉन्टेक्ट बनाओगे, तो आर्क क्रिएट होगी। जैसे आर्क क्रिएट हो, उसका टेम्परेचर तापमान कितना, 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना टेम्परेचर, 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे आप डायटोमिक हाइड्रोजन पास करोगे, तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिबरेट होंगे और जब H2 बनेंगे, उस केस में आपका जो 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो आपका 34,000 तक जा सकता है टेम्परेचर। उतना टेम्परेचर यहाँ पे जा सकता है, जो कि आपको किसी मेटल को वेल्ड करने के लिए सफिशिएंट है।
तो ये हो गया आपके पास कितना, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। फिर एक होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग अगर आपने सीआरओ पढ़ा है, जो कि मैंने कल ही आपका वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। तो अगर आपने वो पढ़ा तो आप इसको समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी स्पेशल टाइप की वेल्डिंग करनी पड़ती है, जैसे ये अंकित लिखना आपको वर्क पीस में, तो ये स्पेशल टाइप की वेल्डिंग हो गई। अब इसके लिए क्या करोगे, मैनुअल तो कर नहीं पाओगे, तो ऑटोमेटेड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो एक कैथोड लिया। कैथोड में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो उसको मैंने गर्म किया, तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो फिर मैंने कैथोड लगा दिया, उससे अट्रैक्ट हुए। जब अट्रैक्ट हुए तो मैंने फोकसिंग लेंस लगाए, जिससे उनका एक फोकस बन गया। और फिर यहाँ पे मैंने बीम डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा दिए, मतलब उसको मैं एक पाथ बताऊँ कि कैसे कैसे वेल्डिंग करनी है, तो वैसे तो यहाँ पे वेल्डिंग कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अगर आपने सीआरओ पढ़ा है तो इस वेल्डिंग को बहुत ज्यादा आप इसको इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि सीआरओ भी ऐसे होता था ना, पहले आप हीटर लगाते थे, कैथोड लगाते थे, फिर यहाँ पे एनोड लगाते थे, फिर यहाँ पे फोकसिंग लेंस लगाते, जो कि 3 सिलेंडर थे आपके पास, फिर यहाँ पे बीम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स रहती थी जो कि उसको डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती थी, है ना। तो बस वैसे ही आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आप यहाँ पे यूज करोगे। लेकिन इसमें एक चीज आपका ये हो जाएगा कि जैसे देखो, आपको जो वेल्डिंग करनी है पूरा हमेशा इवैक्यूएटेड प्लेस में करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, इवैक्यूएटेड, मतलब कुछ भी वैक्यूम बस रहे वहां पे, कुछ भी ना रहे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने वर्क पीस यहाँ से निकाला, जैसे वर्क पीस आपने यहाँ पे गेट से बाहर निकाला, तो यहाँ का जो वैक्यूम आपने क्रिएट किया वो तो चला गया ना। अब आपको दूसरा वर्क पीस था, फिर आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इसकी बड़ी दिक्कत है। वर्क पीस एक बार क्रिएट करना आसान है, बार बार वैक्यूम क्रिएट करना टफ। एक दिक्कत इसमें यहाँ पे ये भी होती है। लेजर वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें हम लेजर लाइट का यूज करते हैं, इसका हाई टेम्परेचर होगा, जहां पे भी हम पास करेंगे वहां पे वो क्या करेगा, उसको मेल्ट करेगा और वेल्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये अपने सिलेबस के पार्ट नहीं है, बट आपको तभी मैंने बता दिया। लेजर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लेजर का, तो क्या बोलोगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्वेश्चन बनता है। दो टाइप के लेजर होते हैं, सॉलिड स्टेट लेजर एंड गैसेस लेजर। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मेटेलिक सोडियम यूज होता है, इसमें हीलियम, CO2 और नाइट्रोजन इसका यूज होता है। जो CO2 लेजर होता है वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंपैरिजन है डीसी एंड एसी वेल्डिंग का। जैसे अगर हम डीसी वेल्डिंग करते हैं और एसी वेल्डिंग करते हैं तो इक्विपमेंट क्या लगते हैं, मोटर जनरेटर सेट, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका कॉस्ट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें मोटर भी लगानी है, जनरेटर भी लगाना है, इसका कॉस्ट थोड़ा कम होगा। मेंटेनेंस का ज्यादा होगा क्योंकि मोटर जनरेटर में कम्यूटेटर यूज होते हैं, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा होगा, मतलब मेंटेनेंस ज्यादा होगा, और इसमें मेंटेनेंस लेस होगा। इफिशियंसी इसकी लेस होगी क्योंकि अगेन मोटर केस में आपके रोटेशनल लॉसेज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इफिशियंसी यहाँ पे कम हो जाएगी और इसकी इफिशियंसी आपकी ज्यादा हो जाएगी। हीटिंग की बात की जाए तो ये आपको एक यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करेगा और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड आर्क वेल्डिंग का कंपेरिजन करें तो भी हम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हम एसी के साथ ऑपरेट करते हैं, जबकि आर्क वेल्डिंग को हम एसी और डीसी दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। इसका वोल्ट कितना होता है, 4 से 12 वोल्ट, इसको 40 से 50 वोल्ट। इसमें कोई फिलर वटी लगाना पड़ता है नहीं, इसमें हमको लगा भी सकते हैं। प्रेशर वेल्डिंग इसमें लगानी पड़ती है, प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। क्लीन कौन है, ये ज्यादा क्लीन है, इस पे ज्यादा क्लीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स वगैरह आपका रहता है ना। आपके पास यहाँ पे ऑक्साइड मटेरियल रहते हैं, उसकी वजह से ज्यादा क्लीन नहीं है। स्टेबल कौन सा है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं, एक दो धक्का मारो टूट जाएगा, लेकिन जो आर्क वेल्डिंग थोड़ा स्टेबल होती है। दैट्स इट, ये आपका वेल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। सभी को क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो फटाक से। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक बार फटाक से कंफर्म कर दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बता दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यहां तक हमने आपका क्या कवर कर लिया है, वेल्डिंग तक आपका हो चुका है। अब आपका क्या क्या बचा है, हीटिंग, ट्रैक्शन एंड आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो ये दो चीजें और पढ़ लेंगे तो हमारा ये पूरा पूरा यूडब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोग को एक काम करना है। ये वीडियो थोड़ी देर में अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। मैं यूट्यूब में क्लास क्यों ले रहा हूँ पहले मैं ये बता दूं। यूट्यूब में मेरा क्लास ना लेने का जो मीनिंग है वो ये है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, क्वालिटी स्टडी कम होती है, बातें ज्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है ना। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, बहुत बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आपकी क्लासेस दे रहा हूँ। तो मेरे पास टाइम वेस्ट करने का, टाइम पास करने का कोई भी मोटो नहीं है। तो मैं बस इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर दूँ। तो वो मैंने आपको कर दिया है। मार्केटिंग वाला काम वो उसके लिए मैंने आपको अपॉइंट किया है। मार्केटिंग वाला काम मेरा जो है वो आप लोग करोगे, है ना।
ऐसा भी नहीं कहना कि पूरा दिन मार्केटिंग करना है, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन जब कभी फ्री हो जाओ तो आपको काम संभाल लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।